गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप डेली देख भी रहे होगे आप ऑनलाइन, जो आपके पास आपके होमवर्क में लिंक सेंड किया जाता है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को साथ में रखें, हर बार यही बताया जाता है, और ईयरफोन का भी यूज करें। और एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखकर ही अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो हमें अच्छे से रीड हो जाएगा। मुझे लगता है कि शायद ये इसकी लास्ट वीडियो है। हाँ जी, इस वीडियो के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा हमारा। देखते हैं जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट आगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? राज्य के जो स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या हैं? द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन न्यू दैट इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज गोइंग टू फेस मैनी चैलेंज। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहता है कि संविधान के जितने भी निर्माता थे उनको पता था कि भारत को बहुत सारे चैलेंज चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। Foremost among these was the challenge to bring about equality and well-being of all citizens। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना भी सबसे बड़ी चुनौती थी। They also thought that certain policy direction was required for handling these problems। उन लोगों ने ये सोचा कि इन समस्या को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देश भी देना जरूरी होगा। At the same time, the Constitution did not want future government to be bound by certain policy decision। लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। Therefore, some guidelines were incorporated in the Constitution, but they were not made legal enforceable। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। दिस मीन्स दैट इफ ए गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट ए पार्टिकुलर गाइडलाइन, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट आस्किंग द कोर्ट ऑफ इंस्ट्रक्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इन द पॉलिसी। उसने क्या कहा कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। वो कहते हैं कि इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो इसलिए द गाइडलाइंस दीज गाइडलाइंस आर नॉन जस्टिबल दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी फॉर द जुडिशरी। क्यों कहा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह योग्य नहीं है? इट मीन्स कहता है कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता था। Those who framed our constitution thought the moral force behind these guidelines would ensure that the government would take them seriously। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों को पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी और सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से भी लेगी। Besides, they accepted that the people would also hold the government responsible for implementation the directives। इसके अलावा वे समझते थे कि जनता उन्हें
लागू करने की जिम्मेदारी भी भावी सरकार पर ही डालेगी। सो अतः ए सेपरेट लिस्ट ऑफ पॉलिसी गाइडलाइंस इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची बनाई गई। द लिस्ट ऑफ दीज गाइडलाइंस इज कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। निर्देशों को उसी सूची को राज्य के निर्देशित तत्व भी कहा जाता है। आगे है why do the directive principle contain, why do the directive principle contain क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है। द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 बातें प्रमुख हैं। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज ए सोसाइटी शुड एडोप्ट, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। सर्टेन राइट्स द इंडिविजुअल शुड इंजॉय पार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। और सर्टेन पॉलिसी दैट द गवर्नमेंट शुड अडोप्ट, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार भी करना चाहिए। You may get some idea of the vision of makers our constitution by looking at some of the directive principles shown below. नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का भी आभास होगा। देखते हैं। The government from time to time try to give effect to some directive principle of state policy. समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का भी प्रयास किया। They passed several जमींदारी एबोलिशन bills, nationalist banks, enacted a number of factory laws, fixed a minimum wages, cottage and small industries were promoted and provisions for a preservation for the uplift of the scheduled caste and scheduled tribes were made. अनेक जमींदारों ने कानून, जिम्मेदारी एबोलिशन बिल, नेशनलिज्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्रियां अधिनियम, मजदूरी निर्माण, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, जो अनुसूचित जाति थी और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, इन प्रयासों को भी दिखाते हैं। Such efforts to give effect to the directive principle including the right of education, formation of Panchayati Raj institution all over the country, partial right to work, underemployment guarantee program and the midday meal scheme etc. नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन या मिड डे मील की योजना भी इसमें सम्मिलित की गई है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स क्या हैं? जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं उसके बारे में बताया जाता है। In 1976, the 42 amendment to the Constitution was passed. वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। Among other things, the amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी एक सूची का समावेश किया गया। In all the 10 duties were enumerated, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। However, the Constitution does not say anything about enforcing these duties. लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में जो संविधान है वो अभी तक मौन है। As citizen, we must abide by the Constitution, defend our country, promote harmony among all citizens, protect the environment. नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा भी करनी चाहिए और सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। However, it must be noted that our Constitution does not make the enjoyment of right dependent or a conditional upon a fulfillment of duties. परंतु यहाँ ध्यान देने यह भी बात है कि संविधान
मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्तों पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इन दिस सेंस द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। इसी दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से भी हमारे मौलिक अधिकारों पर बहुत अधिक भी असर पड़ता है। आगे है चेक यूर प्रोग्रेस। देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे और क्या समझा। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 3 मिलियन अर्बन होमलेस इन इंडिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत में लगभग 3 मिलियन का मतलब क्या है बेटा पता है? 30 लाख लोग जो शहरों में बेघर हैं। नाइट शेल्टर आर नॉट अवेलेबल फॉर मोर देन 5% ऑफ दिस पॉपुलेशन। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की भी जगह नहीं है। Hundreds of these old sick homeless people are killed by cold waving during a winter। इनमें से सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोग जाड़े में शीतलहर से भी मृत्यु हो जाती है। They cannot have a ration and voting cards in the absence of any proof of residence। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण भी राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते। Without these documents, they also cannot avail government help in needy patients। इसके अभाव में उन्हें ज़रूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। A large number of these homeless people of casual works who earn very low wages। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या के लोग दिहाड़ी मजदूर करते हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। They travel to the city in search of work from different parts of the country। वे मजदूरी की तलाश में देश के भिन्न हिस्सों और शहरों में भी जाते हैं। Use these facts to write a patience of the Supreme Court of India under the right to constitutional remands। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर करेंगे। यूर पेशेंस एंड यूर पेटेंट शुड बी मेंशन। अपनी याचिका में निम्न 2 बातों का उल्लेख होना चाहिए। पहला कहता है व्हाट फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग डिनाइड टू द होमलेस इन देयर एवरीडे लाइफ। इन बेघर लोगों के कौन कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कहते हैं कि जो ये बेघर लोग हैं ये पता होना चाहिए इनके कौन कौन से मौलिक अधिकार है जिसका उल्लंघन हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर वुड यू रिक्वेस्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू। वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर वुड यू रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू इशू। कि अब सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे। अब उसने पूछा था कि चेक योर प्रोग्रेस कि हमने क्या समझा क्या नहीं समझा। और उसने बताया कि लगभग आज के समय में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं 30 लाख के आसपास जो अपने घरों से बेघर हैं, जिनके पास अपना राशन कार्ड है नहीं है ना वोटिंग कार्ड है, जिसके कारण जितनी भी सरकारी नीड्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी उनसे वो वंचित रह जाते हैं। और जहाँ मजदूरी करते हैं उनको मजदूरी भी बहुत कम मिलती है, जैसा आपने इसमें देखा है।